जो करने वाले हैं बच्चों, सबसे पहले जो न्यूक्लियस वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे बेटा। उसके बाद चैप्टर नंबर 14, इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे। देन हमारे ऑब्जेक्टिव पूरी मॉडर्न फिजिक्स एंड ऑप्टिक्स के हो जाएंगे भाई दी एंड। पहला है निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक युग्म है। सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सबसे पहले आपको बेटा ये पता होना चाहिए। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब है ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। सम न्यूट्रॉनिक या फिर न्यूट्रॉन्स की संख्या भाई कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा द्रव्यमान संख्या होती है, अगर हम इसमें से परमाणु क्रमांक को घटा दें तो हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगी। 14 में से 6 गया 8, 13 में से 7 गया 6, तो यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है भाई, अलग अलग है। तो क्या ये युग्म सम न्यूट्रॉनिक होगा, नहीं होगा। चलिए इसको देखिए भाई, 14 में से 6 गया 8, 14 में से 7 गया 7, ये भी सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा। 14 में से 6 गया बेटा 8, 17 में से 8 गया 9, ये भी सम न्यूट्रॉनिक नहीं होगा। 14 में से 6 गया 8, 16 में से 8 गया 8। अब इसमें क्या देख रहे हो भाई, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी है, समान है। जो हमारा 6C14 है और 8O16 है, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए इसको हम सम न्यूट्रॉनिक युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसको सम न्यूट्रॉनिक युग्म कहेंगे। ठीक है भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी के लिए, गुड इवनिंग भाई। लाइक शेयर कर देना भाई जल्दी से। ओके, पहला क्वेश्चन कंप्लीट, क्लियर सबको। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, तो ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उनको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। समस्थानिक पढ़ा चुको भाई, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समस्थानिक कहलाते हैं। समभारिक, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं। ठीक है भाई, ये 3 डेफिनेशन तैयार कर लेना, आगे बहुत सारी चीजें इसी से रिलेटेड होंगी तो बाद में मत कहना सर आपने बताया नहीं था। ओके, पहला क्लियर है हमारा। नेक्स्ट है भाई, नाभिकीय बल की प्रकृति क्या है। जो नाभिकीय बल होते हैं भाई वो कैसे होते हैं, वैद्युतीय होते हैं, चुंबकीय होते हैं, गुरुत्वीय होते हैं, भाई इनमें से कोई नहीं। अगर आपने प्रकृति में मूल बल पढ़े हो, 11th पढ़े हो भाई, प्रकृति में 4 प्रकार के मूल बल पाए जाते हैं, वैद्युतीय, चुंबकीय, गुरुत्वीय और एक आपने पढ़ा होगा नाभिकीय, प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल, आई थिंक पढ़ा होगा गलती से। तो इनमें से कोई भी नहीं है नाभिकीय बल, ये अलग से हमारे एक फंडामेंटल फोर्स होता है, एक अलग से प्रकृति में मूल बल पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है भाई इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है जो नाभिकीय बल होते हैं भाई, नाभिकीय बलों के लिए जो विनिमय कण है, एक्सचेंज पार्टिकल है, वो इनमें से कौन सा है। आंसर दिख रहा होगा वैसे सभी को, मुझे पता है, वैसे मतलब अच्छे बच्चे हो आंसर तो नहीं देखोगे भाई, गलत बात है। ठीक है, तो भाई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं, मौलिक कण होते हैं। पॉजिट्रॉन ये उत्पत्ति होती है। तो जो विनिमय कण है नाभिकीय बलों के लिए वो होता है मेसोन। ठीक है भाई, विनिमय कण कौन सा होता है, मेसोन होता है, याद रखना इसको। नेक्स्ट कह रहा है, तीसरा कहां गया भाई, हाँ तीसरा ये रहा। 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक कैसे बेटा समान हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको समस्थानिक की डेफिनेशन बताई थी भाई, कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उनको समस्थानिक कहा जाता है। और यहां पर वही है कि 2 परमाणुओं के परमाणु क्रमांक कैसे हैं, समान है, परंतु परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या कैसी है भाई, भिन्न है। तो वे क्या होंगे, तो वे होते हैं बेटा समस्थानिक, अंग्रेजी में बोले तो आइसोटोप्स। क्या बोला जाता है इनको, आइसोटोप्स या फिर समस्थानिक कहा जाता है। ओके, ओनली स्टडी रिलेटेड मैसेज अलाउड, भावना उपाध्याय और जितने बच्चे भाई एप्लीकेशन में देख रहे हैं फालतू कमेंट करोगे बेटा आपकी आईडी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो पढ़ाई से रिलेटेड मेरे को कमेंट करो, दैट्स बेटर। चलिए नेक्स्ट है, पढ़ो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब 3Li7 नाभिकों पर 3Li7 नाभिकों पर हम क्या कर रहे हैं भाई, प्रोटोनों की बमबारी, 1H1 या 1P1 आप दिखा सकते हो। तो यहां पर क्या बनेगा, 3 और 1 4, और लिथियम के बाद क्या था बेरिलियम, 7 और 1 8 प्लस गामा फोटोन।
ठीक है। तो ये कह रहा है बमबारी की जाती है तो परिणामी नाभिक हमारा ये बनता है 4Be8। उत्सर्जित जो कण होगा, अब इसके साथ कौन सा कण उत्सर्जित होने वाला है? अल्फा कण नहीं होगा, बीटा कण नहीं होगा, न्यूट्रॉन भी नहीं होगा। भाई कौन होता है? गामा फोटोन। ठीक है, गामा फोटोन याद रखोगे, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो 3 और 1 4, 7 और 1 8, ये पूरी तरह से संतुलित हो चुके हैं। और जो गामा फोटोन होते हैं ये कैसे होते हैं भाई? उदासीन, और इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता, ना ही इनका भाई एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट होता है। ठीक है, याद रखोगे, भूलोगे तो नियम। ठीक है, तो 3Li7 नाभिकों पर प्रोटॉनों की बमबारी करने पर जो परिणामी नाभिक है वो ये बन रहा है, तो उत्सर्जित जो कण होगा वो हमारा गामा फोटोन होगा। चलिए भाई नेक्स्ट पढ़िए पहले क्वेश्चन को, क्या कह रहा है? किसी नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती है। क्या प्रोटॉन संख्या परिवर्तित होगी? न्यूट्रॉन संख्या परिवर्तित होगी? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या परिवर्तित होगी? भाई कोई भी परिवर्तित नहीं होता, गामा किरणों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर अल्फा कण या बीटा कण उत्सर्जित होंगे तो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार बदल जाते हैं, लेकिन गामा किरणें अगर उत्सर्जित हो रही हैं तो ना तो भाई उसका परमाणु क्रमांक बदलेगा, ना ही परमाणु भार बदलेगा। तो हम कह सकते हैं ना प्रोटॉन और ना ही न्यूट्रॉन की संख्या परिवर्तित होती है, क्योंकि भाई गामा किरणों का मैंने जैसा बता रखा भाई इन पर इनका ना तो कोई एटॉमिक नंबर होता है, ना ही इनका एटॉमिक वेट होता है। तो फिर क्या होता है? कुछ नहीं होते, उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होते हैं भाई, कई बार मैं आपको बता भी चुका हूं। चलिए नेक्स्ट, ये तो वही आ गया भाई। एक तत्व के परमाणु जो कि द्रव्यमान में भिन्न है, मतलब द्रव्यमान संख्या भिन्न है, परंतु समान प्रकार के रासायनिक गुण रखते हैं। भाई याद रखना, सेम टाइप की उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वे क्या कहलाएंगे भाई? समस्थानिक। यहां पर एक चीज उसने समझा दी, द्रव्यमान में भिन्न है, मतलब परमाणु भार उनके कैसे हैं बच्चों? अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। और रासायनिक गुण समान है, इसका मतलब उनके परमाणु क्रमांक समान है। ये आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, परमाणु क्रमांक अगर समान होंगे तो उनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो कैसा होगा भाई? समान होगा। तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स, या फिर उनको समस्थानिक बच्चों कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? समस्थानिक। याद रखोगे, भूलना नहीं है। ठीक है, भूलोगे गलत बात है। चलिए नेक्स्ट, इसमें कह रहा है 84 पोलोनियम 218 नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। अब देखो न्यूट्रॉन्स की संख्या हम लोग कैसे निकालते हैं? अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी हो तो हम क्या फॉर्मूला पढ़े हैं भाई? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। अब देखो द्रव्यमान संख्या जो है ना ये होती है, यहां पर कितना दे रखा आपको? 218 माइनस ये कितना है आपका? 84। 8 में से 4 गया, 4 बचा, 11 में से 8 गया, 3 बचा, और 134। ठीक है भाई, हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 134। क्योंकि देखो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने वाला फॉर्मूला आई थिंक सभी बच्चों ने पढ़ा होगा कि अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु क्रमांक को घटाना होता है। अब द्रव्यमान संख्या हमारे पास कितनी है? यहां पर 218 है, इसमें से हमें 84 घटाना पड़ेगा, और घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। जानते हो भाई ये वाला फॉर्मूला? तो गलती से पढ़े होंगे, पढ़े हो तो अच्छी बात है। ठीक है भाई, चलिए कोई बात नहीं है। और आगे से याद रखना बेटा, जितनी भी महातांडव क्लास अब आपको मिलेंगी हमारा जो चैनल है दिनेश सर क्लासेस उस पर ही मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर कुछ हम शॉर्ट वीडियोस डाला करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बट जो लाइव रहेगा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कुछ लाइव इधर भी रहेंगी, बिकॉज देखो नोटिफिकेशन का बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा है इस चैनल पर। मैं देख रहा हूँ भाई, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, नोटिफिकेशन नहीं जा रहा यार, बहुत परेशान हो चुके हैं नोटिफिकेशन को लेके। फिर बच्चों की संख्या कम रहती है तो उतना अंदर से मोटिवेशन नहीं आता फिर पढ़ाने को भाई। चलिए, एक कण है जो 92-238 के नाभिक में उपस्थित नहीं है। क्या उपस्थित नहीं है? 92 प्रोटॉन है भाई, 238 में से अगर हम न्यूट्रॉन घटाएंगे भाई 238 माइनस 92, 8 में से 2 गया 6, 13 में से 9 गया 4, 146, तो 146 न्यूट्रॉन भी हैं भाई, 238 न्यूक्लियन भी हैं। तो क्या नहीं है? 92 इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो 92 है ना ये परमाणु क्रमांक या फिर प्रोटॉनों की संख्या, ना कि 92 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 92 प्रोटॉन हैं, 146 न्यूट्रॉन हैं, 238 न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, अर्थात जो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार जो आपको दे रखा है इसको ही हम न्यूक्लियनों की संख्या बोलते हैं भाई। ठीक है,
क्या बोलते हैं? न्यूक्लियनों की संख्या। याद रखोगे तो 238 न्यूक्लियनों की संख्या है, 146 न्यूट्रॉन्स हैं, 92 प्रोटॉन्स हैं, बट 92 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, और यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये कह रहा है स्थायी भारी नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि प्रोटॉनों के बीच स्थिर वैद्युत बल जो प्रतिकर्षणात्मक होता है। अब देखो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखो आप सभी को पता है कि जो हमारे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे भाई? कि जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं और दोनों एक बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सबको पता है भाई। अब यहां पर कह रहा है कि जो स्थायी भारी नाभिक होते हैं, अब कोई भी जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अबव है उनको अस्थाई भारी नाभिक वाला तत्व कहा जाता है। अब स्थायी नाभिक भारी नाभिक वाले कौन से होते हैं भाई? तो शुरुआती जो एलिमेंट्स होते हैं ये सभी 1 से 20 तक ये स्थायी भारी नाभिक वाले एलिमेंट्स हैं भाई। अस्थाई कब होते हैं? 82 से अबव जाओगे तो अस्थाई भारी नाभिक वाला। अस्थाई नाभिक उनको बोला जाता है बिकॉज N/P का जो अनुपात है वो 1.5 से अबव रहता है। अब यहां पर कह रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अधिक होती है। इसका रीजन क्या है? तो भाई प्रोटॉनों के बीच स्थिर वैद्युत अब प्लस है, इनके बीच कैसा बल कार्य करेगा भाई? प्लस है तो इनके बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा या नहीं करेगा? नेक्स्ट है बीटा विघटन द्वारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन विघटित हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता है भाई। न्यूट्रॉनों के बीच नाभिकीय बल प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल की अपेक्षा दुर्बल होता है, ऐसा भी नहीं होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक भारी होते हैं भाई। दोनों का अगर द्रव्यमान देखोगे तो लगभग इक्वल ही होता है, तो ये भी सही नहीं है। जो सही है वो ये है कि प्रोटॉनों के बीच प्लस की वजह से क्या लगता है? स्थिर वैद्युत बल जो होता है वो प्रतिकर्षणात्मक होता है, अर्थात एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। ठीक है, इसी वजह से n का जो मान है वो p से अबव होता है। हर एक कंडीशन में होता है भाई। N/P आप निकालोगे ना सभी में N/P 1 से अबव ही निकल के आएगा आपका। चलिए, अगर युग्म उत्पादन, सभी ने पढ़ रखा, अभी मैंने पढ़ा रखा आपको, युग्म उत्पादन होता है और एक हमारा युग्म विनाश होता है। क्या होता है? युग्म विनाश। तो मैंने आपको एक चीज लिखाई थी कि युग्म उत्पादन के लिए अगर हमें ये क्रिया देखनी है तो गामा फोटोन की जो ऊर्जा है वो कम से कम 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। याद करो भाई थोड़ा सा, अगर हम युग्म उत्पादन की क्रिया को देखना चाहते हैं, युग्म उत्पादन देखना चाहते हैं, तो वहां पर जो गामा फोटोन है उसकी ऊर्जा कम से कम 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए भाई। कितनी होनी चाहिए? 1.02 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सभी को पढ़ा चुका हूं, अब ये मत कहना सर नहीं पढ़ाया भाई। ठीक है, याद रखोगे ना, भूलना मत। ठीक है, चलिए। सूर्य की विकिरण ऊर्जा का जो स्रोत है भाई नाभिकीय संलयन है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, सूर्य में जो अपार ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है? नाभिकीय संलयन है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ताप नाभिकीय अभिक्रिया हमारे पास ये है 3 1s2 is given you 2He4 plus 1H1 plus 0N1 plus 21.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभिकारक की प्रति न्यूक्लियन निष्कासित जो ऊर्जा है वो कितनी होगी? एक ताप अभिक्रिया हमको ये दे रखी है, तो अभिकारक की प्रति न्यूक्लियन निष्कासित ऊर्जा हमसे पूछ रहा है। कितने बच्चे इसको कर सकते हैं भाई? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। जो भी कर सकते हो कमेंट कर दो, जिनसे नहीं होगा हम बता देंगे भाई। बताइए, इसको कर सकते हैं आप लोग या नहीं? जल्दी से भाई बताओ। अभिकारक आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, ये उत्पाद होते हैं, अभिकारक होते हैं। तो अभिकारक की प्रति न्यूक्लियन का मतलब ऊपर जो वैल्यूज होती हैं। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 3 लगा हुआ है। टोटल न्यूक्लियन अगर सभी में निकालो तो 6 हो गया। डिवाइड करके देखो कितना आंसर आ रहा है आप लोगों का। पहले आप लोग ट्राई करिए, फिर मुझे आंसर बताइए कि सर हमारा आंसर ये आ रहा है। ठीक है भाई, चलिए मैं थोड़ा सा इंट कर दे रहा हूँ। देखो 1s2 इसमें 2 न्यूक्लियन प्लस 1h2 इसमें 2 न्यूक्लियन प्लस 1h2 इसमें 2 न्यूक्लियन। ठीक है भाई, टोटल न्यूक्लियंस अगर मैं यहाँ पर निकालूँ तो 6 है। जो उत्पाद की एनर्जी निकल रही है वो 21.6 है। अब डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है। 6 तिया 18, 6 छिंग 36, 3.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे करके आप इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए नोट कर लो सभी जल्दी से। नेक्स्ट है भाई, हाइड्रोजन जो नाभिक है उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है पता है सभी को भाई? बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? पता है बच्चों या नहीं?
अरे भाई मैंने आपको बता रखा है, वह बाह्यतम ऊर्जा जो नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को अलग अलग करने के लिए आवश्यक होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कहते हैं। नाभिक की जो बाइंडिंग एनर्जी है बेटा वो 0 होती है। कितनी होती है? 0। एक एएमयू, सभी ने पढ़ रखा भाई कि एएमयू द्रव्यमान का एक छोटा मात्रक है, और एक एएमयू की जो तुल्य ऊर्जा होती है वो कितनी होती है बेटा? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है बच्चों? याद है सबको ये कि एक एएमयू में जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। हीलियम के नाभिक के लिए द्रव्यमान क्षति हमको इतनी दे रखी है। हीलियम नाभिक मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। देखो जिन बच्चों ने भाई ये चैप्टर पढ़ा है, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, बंधन ऊर्जा अगर निकालनी है, तो जो एएमयू में आपको क्षति दे रखी है ना 0.0303, इसमें आप 931 से मल्टीपल कर दीजिए तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। पहला काम करोगे। अब हीलियम नाभिक क्या होता है भाई? 2He4, सबको पता है बेटा। चलिए अब हमसे क्या पूछ रहा है कि भाई प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, तो हम आपको एक फॉर्मूला लिखाए थे, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर बंधन ऊर्जा बड़े न्यूक्लियनों की संख्या। याद है भाई सभी को? न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है, अब देखो बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कितनी है, इन दोनों का मल्टीपल आप लोग कर लोगे 0.0303 इंटू 931 बटे न्यूक्लियनों की संख्या कितना भाई? ऊपर 4, और आप 4 से उसको डिवाइड कर देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। मेरी बातों पे विश्वास ना करो कि भाई यही वाला सही है, आप लोग पहले कैलकुलेशन कर लो, आपका जो आंसर आए आप उसको सही मानना। भाई ट्राई कर लो, इसका और इसका मल्टीपल कर लो। सबसे पहले भाई जो भी हमारी संख्या निकल के आएगी उसमें 4 से आप डिवाइड कर देना, और इन चारों में से ही आपका एक आंसर होगा। देखो हमें कॉन्सेप्ट समझना है, जैसे मैं आपसे बार बार बोलता हूं बेटा रटो मत, चीजों को समझने की कोशिश करो। फिजिक्स है यार, बहुत सारा है, सारा आप लोग रट नहीं सकते हो। ओके, याद रखोगे भाई? चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से सभी बच्चे, और इसका आंसर जो भी आता है आप लोग मुझे बता देना कि सर हमारा ये आया था। ओके, ट्राई करने में क्या जाता है भाई, ट्राई तो कर ही सकते हो। और देखो जिनके पास दिनेश सर क्लासेस चैनल की लिंक ना हो, मैं आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में आपको लिंक आज प्रोवाइड करवा दूंगा भाई। ठीक है, दिनेश सर क्लासेस में आपको आज लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना? चलिए भाई नोट कर लिया भाई सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में X क्या प्रदर्शित करता है भाई? देखो 6C11 है, 5B11 बना, प्लस 1 बीटा 0 बना। ठीक है भाई, उसके बाद X यहां पर क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, प्रोटॉन नहीं हो सकता, न्यूट्रॉन नहीं हो सकता भाई, क्योंकि देखो यहां पर 6 है, 5 और 1 6 हो गया, 11 है 11 हो गया। अब देखो न्यूट्रॉन 0N1 होता है, प्रोटॉन 1H1 होता है, इलेक्ट्रॉन -1E0 होता है, तो इनमें से कोई नहीं है भाई एंटी न्यूट्रिनो जिन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। ओके, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, इसको देखिए 2He4 प्लस ZXA इज गिवन यू Z प्लस 2 और Y A प्लस 3। अब यहां पर W आपका क्या है ये हमसे पूछा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां Z है, ठीक है भाई, ये Z आ गया प्लस 2, ठीक है, नीचे की तो कोई बात नहीं हमारी सही है। A देखो ऊपर A है प्लस 4, यहां पर कितना 3 है, तो हमें यहां पर एक तो क्या लेना है, ऊपर क्या लेना है भाई 1, क्योंकि हमारा एक 1 बच रहा है। A प्लस 3 A प्लस 4 है, 1 लिख दिया, नीचे कुछ नहीं बच रहा मतलब 0। अब ये क्या होता है? न्यूट्रॉन। तो हमारा यहां पर क्या बन जाएगा बच्चों? न्यूट्रॉन। तो देखो ये रटने वाली चीजें नहीं है बेटा, फिर से बोलूंगा, थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो कैसे किया?
यहां पर हमारा z है, यहां 2 है, तो नीचे क्या बना z प्लस 2। ठीक है भाई, नीचे की चीजें खत्म। ऊपर देखिए a प्लस 4 बनना चाहिए था, बट यहां पर क्या बना a प्लस 3, मतलब एक अभी बचा हुआ है, ऊपर मैंने लिख दिया, नीचे कुछ नहीं बच रहा था, 0, और ये किसका होता है न्यूट्रॉन का, और हमारा न्यूट्रॉन ही सही आंसर है। ऐसे भाई चीजों को करना सीखो, हर चीज को रटो मत। अब यहां पर क्या कह रहा है भाई, किसी नाभिकीय रिएक्टर में अवमंदक जो होते हैं विखंडन प्रक्रिया में मुक्त न्यूट्रॉनों की गति को मंद कर देते हैं। अवमंदक के रूप में हल्के नाभिकों का प्रयोग किया जाता है। भारी नाभिक यह उद्देश्य पूरा नहीं कर सकते क्योंकि वे टूट जाएंगे। भारी नाभिकों के साथ न्यूट्रॉनों का प्रत्यासंघट्ट उन्हें धीमा नहीं करेगा। रिएक्टर का नेट भार अत्यधिक हो जाएगा। भारी नाभिकों वाले पदार्थ कक्ष ताप पर द्रव अथवा गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। अब बताइए जरा कि हम जो मंदक के रूप में यूज करते हैं न्यूट्रॉनों को रोकने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में, वहां पर हल्के नाभिकों को यूज किया जाता है, भारी नाभिकों को यूज नहीं करते। ऐसा क्यों भाई? कोई बच्चा जानता है इसका आंसर? ट्राई करो भाई, अगर कर सकते हो तो बता दो भाई, ठीक है, नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं है, बताओ जल्दी से। क्या वे टूट जाएंगे? भाई न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन की वजह से टूट जाएंगे क्या? वो भारी नाभिकों के साथ न्यूट्रॉनों का प्रत्यास्थ संघट्ट जो होगा भाई, आपस में कोलाइजन होगा, और वो क्या होगा, उन्हें धीमा नहीं करेगा। यही बेटा इसका सही आंसर है। आपस में क्या होंगे, ये संघट्ट बना लेंगे भाई, न्यूट्रॉन इधर से, भारी नाभिक उधर से, संघट्ट बन गया, और वो उसको रोक नहीं पाएंगे और धीमा उसको नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वहां पर हम हल्के नाभिकों को यूज करते हैं, जिससे कि जो भी हमारे न्यूट्रॉन्स हैं उनकी बमबारी रुक जाए, आगे को वो न जाए। ठीक है, कभी कभी आ जाता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, आप लोग ट्राई करना, हिंट में दे दे रहा हूं कैसे करोगे। एक नाभिक के विखंडन में 32 इंटू 10⁻⁻11 जूल, ठीक है भाई, इतनी ऊर्जा निकलती है। एक 16 किलोवाट के बिजली घर के लिए कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी? देखो समझो पहले, ये हमको क्या दे रखा भाई, ई दे रखा है। क्या दे रखा भाई? ई। और बिजली घर की जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, वो कितनी है? 16 किलोवाट है। क्या है? 16 किलोवाट है। दिख रहा भाई सभी को? एनी प्रॉब्लम इन दिस? अब हमें क्या करना चाहिए भाई, थोड़ा सा हिंट दोगे आप लोग? कितने बच्चे इसको कर सकते हैं मेरे को वो बताओ, और जो नहीं कर पाएंगे वो भी बताओ भाई, जल्दी से बताओ भाई, कर सकते हो या फिर नहीं? बताओ बच्चों, अगर कर लोगे तो अच्छी बात है भाई, नहीं कर पाओगे तो आई एम हेयर, ठीक है, कोई नहीं चलेगा। जल्दी से बताओ, कर लोगे या नहीं? या टिपिकल लग रहा है? 3.2 या 32 है भाई? चलिए 3.2 है भाई, ठीक है, यहाँ क्या है 3.2। ओके, देख लेना इसको, बताओ। चलिए इसको मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, वैसे है कुछ नहीं, पीवरा डोलोपोंटी आपने पढ़ा होगा, आई थिंक पढ़ा होगा भाई, ठीक है, इतना हिंट काफी है, आगे मैं नहीं बताऊंगा। प्रति सेकंड की आवश्यकता, टाइम निकालना है, प्रति सेकंड कितने नाभिक प्रति सेकंड की आवश्यकता होगी। ट्राई कर लो, ना आए मैं अवेलेबल हूं, मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का भाई। ओके, ना आए तो आप मेरे को बता देना कि सर हमसे नहीं हुआ था। चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, P बराबर हमने W/T पढ़ रखा है, और कितने नाभिक प्रति सेकंड, तो भाई नाभिकों की संख्या को मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल n प्रति सेकंड हो गया, ठीक है, n हमको निकालना है, तो n बराबर P इंटू टी अपॉन W। अब देखो P हमें कितना कह रहा है, 16 किलोवाट, तो 16 इंटू 10⁻³ प्रति सेकंड मतलब 1, और W कितना दे रखा आपको 3.2 इंटू 10⁻11। इसको आप ऊपर लेकर चले जाइए भाई, पॉइंट हटाओगे, यहाँ पर एक पावर या फिर 10 आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। अब देखो 16/32 गुणा 3 और 1 4 10⁻4 इंटू ऊपर लेके जाओगे 10⁻11, आगे कर लेना, आंसर जो भी आता है कमेंट करके बता देना, ठीक है भाई। चलिए अब डिस्कस करते हैं भाई, जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। कितने बच्चों ने भाई ये चैप्टर पढ़ रखा है, पहले तो ये कमेंट करो। जितने बच्चे हमारे लाइव हैं, कितने बच्चों ने ये चैप्टर हमारा पढ़ा हुआ है? जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके बताएं आपने पढ़ा है या फिर नहीं, जल्दी से कमेंट करो भाई।
देखो बेटा, ये जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूं इन सबको घोल के पी लेना, बाद में मत कहना कि सर हमने तैयार नहीं किए, सर हमको टाइम नहीं मिला, सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो बेटा ये केवल बहानेबाजी होगी और कुछ नहीं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो, क्योंकि टाइम अब आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है। ओके, चलिए, पढ़ा भी सभी ने? देखो जितना भी इंपॉर्टेंट है वो सारा हम जो हमारे पेड बच्चे हैं वो पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुका हूं मैं आपको। उतना तैयार करो, उतने में सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, ठीक है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है 0 केल्विन ताप पर, 0 केल्विन का मतलब जानते हो -273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को हम 0 केल्विन ताप बोलते हैं। तो 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक होते हैं हमारे, जैसे आपका जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, भाई ये क्या होते हैं? विद्युत रोधी होते हैं, इंसुलेटर की तरह वर्क करते हैं। भाई टेम्परेचर कितना? -273 डिग्री सेल्सियस है, 0 केल्विन है। तो 0 केल्विन ताप पर जो शुद्ध अर्धचालक है वो एज अ इंसुलेटर या फिर विद्युत रोधी की तरह कार्य करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, पी टाइप जो अर्धचालक है भाई वो कैसा होता है? धनावेशित, ऋणावेशित, उदासीन। याद रखना, पी टाइप अर्धचालक बेटा कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। प्रकृति की पूछ रहा हूं मैं, उसमें ये नहीं पूछ रहा कि भाई आवेश वाहक क्या होते हैं, ये आप लोग याद रखना भाई, ठीक है। मैं आवेश वाहक आपसे नहीं पूछ रहा कि भाई उसमें आवेश वाहक क्या होते हैं, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि उसकी प्रकृति कैसी होती है। कि अगर आपको एक पी टाइप अर्धचालक दे दिया जाए, आप सभी को पता है कि पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक अगर मैं पूछता तो आप कहते सर आवेश वाहक होते हैं कोटर। क्या होते हैं? कोटर, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बट मैं क्या पूछ रहा हूं कि भाई पी टाइप अर्धचालक की प्रकृति क्या होती है? भाई वो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। चलिए नेक्स्ट, अगर हमें एक पी टाइप अर्धचालक प्राप्त करना है तो जर्मेनियम में थोड़ा अपद्रव्य मिलाया जाता है। अपद्रव्य की संयोजकता, भाई कौन सा टाइप बनाना है? पी टाइप अर्धचालक। तो अगर आप पी टाइप अर्धचालक बना रहे हो तो आपको अपद्रव्य जिसकी संयोजकता 3 हो वो मिलाना पड़ेगा। और अगर आप एन टाइप अर्धचालक बना रहे हो, कौन सा? एन टाइप अर्धचालक बना रहे हो, तो यहां पर अपद्रव्य की जो संयोजकता है वो 5 होनी चाहिए। तो अगर हमें पी टाइप बनाना है तो जर्मेनियम में हमें एल्यूमिनियम मिलाना पड़ेगा, और अगर एन टाइप बनाना है तो जर्मेनियम में आर्सेनिक हमको मिलाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहां पर आपका जो राइट है वो 3 हो जाएगा कि अपद्रव्य की जो संयोजकता है वो 3 होनी चाहिए, ठीक है भाई। नेक्स्ट है कोटर, छिद्र, अधिसंख्यक आवेशवाहक होते हैं भाई किसमें? बहुसंख्यक आवेशवाहक किसमें होते हैं? पी टाइप अर्धचालक में। और यहीं पर पूछा अल्पसंख्यक वाहक, तो आप सभी को पता है यार, तो कोटर पी टाइप अर्धचालक के लिए आवेशवाहक का कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धचालकों का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है? नहीं भाई, ठीक है, सत्य नहीं है पूछ रहा है, याद रखना। वैद्युत क्षेत्र में कोटर जो होल है इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गति करता है। ओके, धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है। एन टाइप के अर्धचालक उदासीन होते हैं, पी टाइप अर्धचालक उदासीन होते हैं। तो कथन सत्य नहीं है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है भाई। तो ये वाला सही है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। जो गलत है वो ये है कि धातु का प्रतिरोध तापमान बढ़ाने पर कम हो जाता है, ठीक है। आर डी और आर 0 1 प्लस अल्फा डी या 1 माइनस अल्फा डी होगा। मेटल कहां से आ गई भाई? हमारा सेमीकंडक्टर है ये, ओके। और अगर हम मेटल की बात करेंगे तो तापमान बढ़ाने पर बढ़ेगा, बिकॉज आर डी बराबर क्या होता है? R0 1 प्लस अल्फा टी। मेटल्स के लिए, सेमीकंडक्टर्स के लिए माइनस में होता है, ओके, याद रखना। चालन एवं संयोजी बैंडों की जो ऊर्जाओं में अंतर है वो चालकों में न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। ये चालन वाला बहुत ही कम क्वेश्चन आता भाई, ठीक है। चालकों में न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट, होल होता है, क्या होता है? सहसंयोजी आबंध से एक इलेक्ट्रॉन दूर छिटक जाने पर उत्पन्न रिक्ति जो है उसको हम होल या फिर कोटर कहते हैं भाई। होल या फिर कोटर कहा जाता है कि सहसंयोजी बंध बन रहे थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूर छिटक गया, उसकी जगह पर कौन आ जाता है? होल या फिर कोटर आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एन टाइप अर्धचालक में वैद्युत चालन किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, सभी बच्चों को पता होगा। पी टाइप में कोटर्स के द्वारा होता है। शुद्ध जर्मेनियम में कौन सा अपद्रव्य परमाणु मिश्रित कर दें कि यह एक पी टाइप अर्धचालक हो जाए? भाई पी टाइप बनाना है तो त्रिसंयोजी तत्व मिलाना पड़ेगा, मतलब एल्यूमिनियम।
तो एल्यूमिनियम हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्धचालकों में वैद्युत चालन, भाई आपको पता है इलेक्ट्रॉन और कोटर दोनों की वजह से होता है। इलेक्ट्रॉन आवेश वाहक एन टाइप अर्धचालक में कार्य करते हैं और पी टाइप अर्धचालक में आवेश वाहक कोटर होते हैं। तो कोटरों एवं इलेक्ट्रॉनों से, ठीक है ना, याद रखना है, भूलना नहीं है किसी भी बच्चे को। चलिए भाई नेक्स्ट, अर्धचालकों की चालकता वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो भाई ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, ओके, ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। अर्धचालकों की जो अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं भाई। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो बढ़ेगी, और प्रतिरोध क्या होता है भाई, घटता है। ओके, RD और R0 1 माइनस अल्फा टी, उसका अपोजिट होता है। शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अभी मैंने आपको बताया था भाई एल्यूमिनियम मतलब त्रिसंयोजी तत्व हमें उसमें मिलाना पड़ेगा। कौन मिलाना पड़ेगा बच्चा? त्रिसंयोजी तत्व एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट, पीएन संधि डायोड में विसरण धारा अनुगमन धारा से अधिक होती है। पीएन संधि डायोड पढ़ा चुका हूं भाई, ठीक है। कब अधिक होती है? अगर पीएन संधि डायोड हमारा अग्र अभिनत है। कैसा है? अग्र अभिनत है, तो जो विसरण धारा है वो अनुगमन धारा से अधिक होती है। और उत्क्रम अभिनत है तो भाई धारा ही प्रवाहित नहीं होती, आपने पढ़ रखा है। पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, जो अवक्षय परत मैंने आपको बताई थी उसमें क्या होते हैं भाई, ना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना कोटर होते हैं, बिकॉज दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पूरक बना लेते हैं। तो उस क्षेत्र में कोई भी आवेशवाहक शेष नहीं रहते। ये हमारा पीएन संधि डायोड, ये क्या है? पीएन संधि है, डैश 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 डैश, इतना जो एरिया है इसको बोला जाता है अवक्षय परत। और इस अवक्षय परत में हमें कोई भी आवेश वाहक देखने को नहीं मिलता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कोटर जो है एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र में कोई भी आवेश वाहक शेष नहीं रहता है। तो इलेक्ट्रॉन व कोटर दोनों ही नहीं होते अवक्षय परत में। नेक्स्ट भाई, एक अर्धचालक डिवाइस एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए, मतलब अपोजिट कर दी जाए, तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। तो ये जो डिवाइस है, जो युक्ति है, वो कौन सी हो सकती है? देखो, पीएन संधि डायोड का काम क्या है अगर मैं आपसे पूछूं तो भाई एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। किसको? एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। और अगर हमने बैटरी की ध्रुवता को उलट दिया तो भाई वहां पर पी टाइप क्रिस्टल एन टाइप क्रिस्टल क्या होते भाई, एक दूसरे से। अब पी टाइप क्रिस्टल में पहले जा रही थी भाई पॉजिटिव धारा, इसके साथ जो जुड़ा हुआ था वो कैसा था? पॉजिटिव था। इसी वजह से एसी डीसी में कन्वर्ट हो पा रही थी। लेकिन अगर आपने ध्रुवता को उलट दिया तो अब हमारी एसी डीसी में कन्वर्ट नहीं होने वाली। तो ये कौन सा डायोड हो सकता है? ये पीएन